नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस रेमेडीज। मैं प्रदीप कौर। कोरोना महामारी के कारण बेपटरी हुई अर्थव्यवस्था अब धीरे धीरे ट्रैक पर लौटने लगी है। वैसे ही केंद्र और राज्य सरकारों ने भी अपने खाली खजाने भरने की कोशिश शुरू कर दी है। व्यापारियों पर जयपुर नगर निगम की ओर से प्रस्तावित ट्रेड लाइसेंस फीस का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ है कि राजस्थान सरकार ने मार्बल माइनिंग उद्योग पर रॉयल्टी की दरें बढ़ाकर साफ संकेत दे दिया है कि कोरोना नियंत्रण पर किया गया खर्च अब आम जनता से वसूलना बेहद जरूरी हो गया है। भारत के प्रमुख व्यापारिक हिंदी दैनिक समाचार पत्र बिजनेस रेमेडीज द्वारा मार्बल माइनिंग के उद्योगपतियों और व्यापारियों से मार्बल्स खनन पर रॉयल्टी बढ़ाए जाने को लेकर जूम प्लेटफॉर्म पर वेबिनार का आयोजन किया गया। इस वेबिनार के प्रमुख पैनलिस्ट के रूप में फेडरेशन ऑफ माइनिंग एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के मानद महासचिव अक्षयदीप माथुर, उदयपुर मार्बल्स एसोसिएशन के संरक्षक मांगीलाल लूणावत, मार्बल्स ग्लांस एसोसिएशन राजसमंद के अध्यक्ष रवि शर्मा, मार्बल माइंस ऑनर्स एसोसिएशन राजसमंद के अध्यक्ष गौरव सिंह राठौर तथा सिडोस गवर्निंग बोर्ड के मेंबर राघव दूत शामिल हुए। वेबिनार को बिजनेस रेमेडीज के प्रधान संपादक पुनीत जैन ने मॉडरेट किया। अक्षयदीप माथुर साहब, रवि सर, राघव सर, स्वागत है आपका आज के वेबिनार में। गौरव सर, स्वागत है आपका आज की वेबिनार में। मेरी आवाज आपको क्लियर है? बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल क्लियर। थैंक यू सर। बिजनेस में रेमेडीज ने कोशिश करी है कि लंबे समय से प्रिंट मीडिया के बाद हम लोग डिजिटल पे भी अब परफॉर्म करें, क्योंकि कोविड से हमने सीखा है कि कुछ ना कुछ चेंजेस लाने होंगे। हमने देखा है कि बदलाव बहुत जरूरी है किसी भी इंडस्ट्री में। हमने ये बदलाव किया है कि हम लोग प्रिंट के बाद डिजिटल पे भी काफी परफॉर्म कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं अपनी पूरी कि इंडस्ट्री से जुड़े हुए मुद्दों को हम लोग एक प्लेटफॉर्म दें, सरकार तक एक आवाज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही पहुंचाएं, प्रिंट के अलावा। तो इसी सीरीज में हमने जो वेबिनार की शुरुआत करी और हमने कॉपीराइट और पेटेंट को लेके वेबिनार करी। स्टॉक मार्केट जो अपने सर्वोच्च स्तरों पर है उसको लेके हमने वेबिनार करी। इंडस्ट्री से जुड़े हुए कई मुद्दे, चाहे ज्वेलर्स की समस्या हो, चाहे इंडस्ट्री की इंडिविजुअल समस्या हो, एसोसिएशन की प्रॉब्लम, एसोसिएशन अगर किसी प्रॉब्लम को सरकार तक पहुंचाने की मांग कर रही हो, इन सभी मुद्दों को लेके हमने वेबिनार करी है। और आज का हमारा जो वेबिनार का टॉपिक है वो भी कुछ इसी तरह का है कि आप जो लंबे समय से देखते आ रहे हैं कि राजस्थान में मार्बल इंडस्ट्री एक तरह से राजस्थान का गढ़ है और पिछले कुछ समय से इस इंडस्ट्री में लगातार हमने कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देखी है। किसी भी रीजन से हमने सेल्स को कम होते हुए देखा है इस इंडस्ट्री में। अब एक और नया फरमान जो आया है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें यह आया है, आज का हमारा जो टॉपिक भी है, क्या मार्बल माइनिंग उद्योग पर 20% रॉयल्टी बढ़ाने का भार डालना न्याय संगत है। जिस तरह से हमने देखा कोविड टाइमिंग के बाद में और ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही है इंडस्ट्री, ऐसे में गवर्नमेंट ने 20% रॉयल्टी पर और ज्यादा भार डाल दिया है, जिससे कि अभी काफी प्रॉब्लम फेस कर रही है माइनिंग इंडस्ट्री ओवरऑल। सबसे पहले मैं अक्षयदीप माथुर साहब आप तक पूछना चाहूंगा कि क्या सिनेरियो है सर, और किस तरह की डिमांड है आपकी, सरकार को किस तरह से आगे कदम बढ़ाना चाहिए? क्या है कि जो मिनरल ये जो रॉयल्टी का जो मैटर है, इसमें ये हमेशा से एक चलती रहती है जो कि भाई गवर्नमेंट तो ज्यादा रॉयल्टी लेना चाहती है, डेफिनेटली अपनी नॉन टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाना चाहती है, और एक बैलेंस स्ट्राइक करना पड़ता है कि बिजनेस की ग्रोथ भी होती रहे और गवर्नमेंट को रॉयल्टी भी मिलती रहे। क्योंकि अगर ये बैलेंस नहीं होगा तो जो है कोई भी ना तो डेवलपमेंट हो सकता है स्टेट के अंदर में, और क्योंकि माइनिंग जो है सबसे बड़ा नॉन टैक्स रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर है। लेकिन आज के जो परिप्रेक्ष्य है और इंटरनेशनल जो परिप्रेक्ष्य है रॉयल्टी का, उसमें बहुत सारे एक नया चेंज आ रहा है। वर्ल्ड बैंक की भी रिपोर्ट है इसमें, और एक पूरा इंटरनेशनल सिनेरियो को अगर देखते हैं तो बहुत सारे कंट्रीज हैं, जैसे कनाडा है, चिली है, साउथ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, जहां पे रॉयल्टी जो है वो 8% से कम रखी जाती है ऑफ द सेल प्राइस ऑफ द मिनरल। बहुत कंट्रीज ने तो इंसेंटिवाइज करने के लिए रॉयल्टी 0 कर या 2%, 2.5% ऑफ द सेल प्राइस जो है वो रॉयल्टी है। क्योंकि कई जगह रॉयल्टी का एड वैलोरम तरीका है कलेक्शन करने का,
मतलब वहां पे एक परसेंटेज फिक्स हो जाती है कि भाई 15% ऑफ द सेल प्राइस, 10% ऑफ द सेल प्राइस। तो ये पहले हमारे यहाँ भी एड वैलोरम का ट्रायल हुआ है, लेकिन क्या था कि चूंकि हमारा बहुत छोटे छोटे लेसीज इन्वॉल्व है माइनिंग के अंदर में, और करीबन 30,000 से ज्यादा माइंस हैं, बहुत छोटे छोटे लेसीज ऑपरेट करते हैं, तो एक आकलन की सुविधा के लिए यहाँ पे पर टन के हिसाब से जो है रॉयल्टी का एक सिस्टम सक्सेसफुल है। और आज जो ये सिस्टम है पर टन का, ये एक सक्सेसफुल सिस्टम है रॉयल्टी आकलन करने का। हर जने को पता रहता है कि मेरा इतने रुपए में माल बिकेगा, इतने रुपए की रॉयल्टी है, क्लैरिटी रहती है उसमें, पोस्ट असेसमेंट वाला कोई इश्यू नहीं रहता। तो एक तरह से जो सिस्टम ऑफ रॉयल्टी है, जो आकलन करने का सिस्टम है, वो बहुत अच्छा है। और तमाम प्रदेशों के हिसाब से अगर देखें तो ये बड़ा फेयर सिस्टम है। कांटे के ऊपर में गाड़ी तुलती है, पता चल जाता है कि भाई इतने टन की गाड़ी है, इतना टन माल है, इतने टन की रॉयल्टी बन गई, इतनी रेट ऑफ रॉयल्टी है, सीधा सीधा एक हिसाब क्लियर हो जाता है जैसे ही मटेरियल लोड होता है। तो सिस्टम तो बहुत अच्छा है। अब सवाल सिर्फ ये है कि रॉयल्टी कितनी होनी चाहिए पर टन। तो अगर हम टोटल इसको पर्सपेक्टिव को देखें और अगर मार्बल उद्योग की बात को देखें, तो हमारे पास में, क्योंकि हमारी फेडरेशन काफी इस बारे में स्टैटिस्टिक्स भी इकट्ठे करती है, और क्योंकि 1964 से कार्यरत है इस क्षेत्र में, और गवर्नमेंट के साथ में काफी सहयोग भी रहता है, और एक तरह से वी कंसिडर दैट वी आर पार्टनर्स इन प्रोग्रेस ऑफ द मिनरल डेवलपमेंट ऑफ राजस्थान। तो हम लोगों का एक प्रोग्रेसिव एटीट्यूड भी रहता है, और हम इंडस्ट्री में अपने लोगों को मोटिवेट भी करते हैं कि आप लोग कंप्लायंस करिए, आप लोग रॉयल्टीज में जो है टाइम से पे करिए। लेकिन अब तो सब एडवांस रॉयल्टी सिस्टम हो गया, ऑनलाइन रवाना सिस्टम हुआ, जिसके लिए फेडरेशन ने काफी मतलब करीबन 11 साल मेहनत करी, और ये जो है एक ऑनलाइन रॉयल्टी का कलेक्शन सिस्टम हुआ। पर 2011 में मार्बल, जैसे मकराना मार्बल की देखें तो 300 रुपए टन रॉयल्टी, आज 500 रुपए टन रॉयल्टी है। अगर ऑल अदर एरियाज ऑफ राजस्थान को देखें तो 2011 का जो रॉयल्टी शेड्यूल है उसमें 350 रुपए टन रॉयल्टी थी, आज 500 रुपए टन रॉयल्टी है। तो देखा जाए तो 10 साल के अंदर अंतराल के अंदर में 300 से 500 हुई है रॉयल्टी। ग्रेनाइट का जहां तक सवाल है, ग्रेनाइट हो सकता है कि जो रॉयल्टी देने के लिए आज सक्षम है, क्योंकि ग्रेनाइट का एक उद्योग काफी तेजी से इस वक्त में डिमांड है, और ग्रेनाइट अच्छा चल रहा है बाजार के अंदर में। लेकिन मार्बल के उद्योग ने ना बड़ी हिट लिया है एज विज़ सिरेमिक टाइल, क्योंकि क्या हुआ, सिरेमिक टाइल एक तरह से जो है मार्बल उद्योग का एक रिप्लेसमेंट, और बहुत रेडी रिप्लेसमेंट पूरे देश में आया। और इसकी वजह से एक जो हमारा सुझाव रहता है कि हमेशा कोई चीज को बढ़ाने से अच्छा नहीं होता। कई दफे हम चीज को इतना बढ़ा देते हैं कि वो उस उद्योग को खत्म करने के, मतलब उद्योग को हिट करने के पोजीशन आ जाती है। मतलब ये एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देखेंगे तो एक रॉयल्टी में एक कर्व होता है, क्योंकि इफ यू रीच द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ रॉयल्टी, देन इफ यू इंक्रीज द रॉयल्टी, तो बिजनेस जो है वो डिक्रीज हो जाता है। तो ये एक ऐसा नहीं है कि ये मैं कोई ऐसी कोई नई चीज बता रहा हूँ, दिस इज अ वर्ल्ड वाइड नोन ये फैक्टर है। और कोई भी जो लोग इस उद्योग से जुड़े हुए हैं, रॉयल्टी पे करते हैं, उनको पता है कि एक पर्टिकुलर रॉयल्टी के बाद में हमारे को जो है अब ये पोसाएगा ही नहीं काम करना। तो रॉयल्टी और प्लस क्या, जो ग्राहक होता है, जो कंज्यूमर होता है, वो भी एक पर्टिकुलर कंपटीशन, क्योंकि मार्केट में टाइल्स के साथ है, तो एक पर्टिकुलर रेट तक ही माल खरीदेगा, उसके बाद में उसका रुझान दूसरी ओर चला जाएगा, until unless वो उसके बाइंग स्पेक्ट्रम के अंदर में नहीं आएगा। तो माथुर साहब, एक आप एफएमआर से एक प्रेस हैं, जो कि हमने हर वक्त देखा है कि इस इंडस्ट्री को अगर कोई भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो उसको सरकार तक पहुंचाने का काम बहुत ही अच्छे तरीके से आपने हर वक्त किया है। इस समय ये समस्या बहुत बड़ी है, जिस तरह से टाइमिंग निकला है मार्बल इंडस्ट्री का, पिछले 3 साल 4 साल 5 साल जो निकले हैं, वो बहुत ही कठिन दौर था। अब ये माइनिंग को लेके जो इशू है, हमारा टॉपिक भी यही है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कहाँ तक बात होती है, क्या कोई समाधान निकलने की गुंजाइश है, नहीं है तो आपका अगला स्टेप क्या होगा? ये हमारा तो जो आज 50 साल से एक प्रोसीजर चला आ रहा है कि हम लोग रिपीटेडली रिप्रेजेंट ही करते हैं गवर्नमेंट से,
और उनके साथ में डायलॉग ओपन करके रखते हैं, जिससे कि गवर्नमेंट को भी बहुत दफे जैसे लैंड टैक्स लागू हुआ दो पहले, तो हमने करौली वालों की बैलेंस शीट दिखाई कि कई माइन ओनर्स का तो टैक्स जो था उनके टर्नओवर से ज्यादा हो गया। तो गवर्नमेंट में जो भी ये चीज देखेगा वो खुद भी, क्योंकि इतने इंटेलिजेंट लोग हैं, सब होशियार लोग बैठे हैं गवर्नमेंट में, कोई ये नहीं है कि गवर्नमेंट को पता नहीं है कि हो क्या रहा है। ओनली थिंग इज कि उसको करेक्ट पर्सपेक्टिव के अंदर में समझना पड़ेगा। आज मार्बल उद्योग को क्या हुआ है कि जो इम्पोर्टर्स आए हुए हैं और जो इम्पोर्ट करके जो मार्बल लगता है, तो एक मार्बल की जो छवि है माइंड में वो ये है कि अरे भाई 1000 रुपए फुट का माल है, अरे भाई 1500 रुपए फुट का माल है। लेकिन क्या है कि जो मेजोरिटी ऑफ द मटेरियल प्रोडक्शन हो रहा है वो तो देखा जाए तो 2000 से 5000 रुपए टन से ज्यादा का मटेरियल ही नहीं है, और उसके ऊपर में हम 10% रॉयल्टी लगा दी। आज मान लीजिए अगर 3000 रुपए टन का माल जा रहा है और 500 रुपए टन रॉयल्टी हो गई, तो सब्सटैंशियल रॉयल्टी हो जाती है वो उस प्रोडक्ट के लिए। तो इसलिए ये पॉइंट को जो है वो समझना पड़ेगा, क्योंकि मार्बल इज नो लॉन्गर द प्रीमियम प्रोडक्ट ऑफ राजस्थान। आज ग्रेनाइट ने काफी उसको जो है रिप्लेस किया है, और सिरेमिक इंडस्ट्री जो गुजरात में मोरबी में आई है, जहाँ पे कि आप समझिए कि लाखों स्क्वायर फीट माल डेली बन रहा है, तो वो एक बड़ा जबरदस्त हमारे स्टेट के लिए कंपटीशन हो गया। और हम राजस्थान गवर्नमेंट डेफिनेटली नहीं चाहेगी कि हम बिजनेस लूज करें। आज अगर हमारा बिजनेस लूज होता है तो गवर्नमेंट तो होशियार है इस मामले में कि भाई आज अगर बिजनेस लूज होगा तो डेफिनेटली उसको सोचना है कि हमारे का रॉयल्टी थोड़ा सा, आज 500 रुपए टन की रॉयल्टी है, अगर हम इसको रोल बैक करके 400 या 300 रुपए टन करते हैं तो एज फार एज द गवर्नमेंट कलेक्शन इज कंसर्न तो बहुत बड़ा असर नहीं पड़ने वाला। क्योंकि ये जो एंटायर सेगमेंट है, जो माइनर मिनरल का जो सेगमेंट है, ये एम्प्लॉयमेंट सेगमेंट है। ये एक रूरल इंडस्ट्री के रूरल एरिया में 30 लाख आदमियों को रोजगार देता है। आज हमारी 30,000 से ज्यादा माइंस चल रही, मतलब सारी मिनरल्स की छोटी मोटी माइंस मिला करके 30,000 माइंस है। 28,000 तो क्लियरेंसेस फेडरेशन के माध्यम से हम लोगों ने, जब ये पीछे मुसीबत आई थी एनवायरमेंट क्लियरेंस की और डिस्ट्रिक्ट कमिटीज की फॉर्मेशन हुई, ये हुआ, उस टाइम पे फेडरेशन ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई, और 27 और 28,000 के बीच जो है क्लियरेंसेस ग्रांट हुई विद इन अ स्पैन ऑफ 6 मंथ्स। तो हम लोगों का बहुत बड़ा योगदान है इस इंडस्ट्री को कंटिन्यू चलाने के, मतलब कि प्रोडक्शन ब्रेक ना हो हमारे साथियों का। तो ये हमारा एक बड़ा योगदान है। आज भी हम नहीं चाहते कि हमारी एक भी माइंस जो है बंद हो यहाँ पे। तो डेफिनेटली हम लोग तो रिप्रेजेंट करेंगे ही, पर आपको जो टोटल परिपेक्ष है, अगर हमारी स्टेट जो रॉयल्टी कलेक्शन करती है, तो जो ऑयल एंड पेट्रोलियम है वो करीबन 3,000 करोड़ की रॉयल्टी देता है अप्रोक्सीमेटली। अभी क्या है इन दिनों एग्जैक्ट फिगर्स साइट पे नहीं आ रहे हैं, बट देन दैट इज जनरली द अंडरस्टैंडिंग। जो हमारी 150-200 मेजर मिनरल की खाने हैं, जैसे जिंक है, कॉपर है, लेड है, और लाइमस्टोन जो मेजर मिनरल की जो माइंस हैं, ये 200 माइंस है। मैं ओवरऑल एक आप इसको समझिए कि जैसे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारी 200 माइंस 2,000 करोड़ रेवेन्यू देती है, और हमारी 36,000 माइंस जो है वो लेस देन 1,500 करोड़ रेवेन्यू देती है। मतलब ये जो सेगमेंट है ये रेवेन्यू जनरेशन सेगमेंट नहीं है, ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सेगमेंट है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है रूरल एरियाज को। तो इस सेगमेंट को उस दृष्टि से देखना, इसलिए रॉयल्टी जो भी है उसको रैशनलाइज करना ही। बिल्कुल सर, मैं क्वेश्चन आंसर सेशन में वापस आप तक पहुंचता हूँ। मेरे साथ में बिजनेस रेमेडीज के सीनियर एडिटर मिस्टर धैर्यवर्धन सर भी जुड़े हुए हैं इस वेबिनार में। राघव जी, अशोक जी धूत साहब बिल्कुल पायनियर रहे हैं इंडस्ट्री के, और मेरे भी आदर्श रहे हैं। मैं समय समय पे आपसे रेगुलर मिलता रहूँ जी। राघव जी, मैं ये धैर्यवर्धन सर आप म्यूट करिए, आवाज गूंजी। राघव जी, जिस आप यूथ आइकन है इस इंडस्ट्री का, और आगे किस तरह से इंडस्ट्री रन करेगी, किस तरह से आप मार्बल उद्योग का आगे बढ़ता हुआ देखते हैं, मैं ये भी जानना चाहूंगा आपसे इस मुद्दे के अलावा। सबसे पहले इस मुद्दे पे हम लोग पूछते हैं कि आप किस तरह से देखते हैं ओवरऑल इस मुद्दे को, कि कोविड टाइमिंग से पहले भी और कोविड टाइमिंग में तो काफी मार्बल उद्योग की हालतें, क्योंकि ग्रेनाइट ने काफी, टाइल्स इंडस्ट्री ने काफी जंप लिया है, ओवरऑल भी प्रॉब्लम है।
अभी इस तरह की जो प्रॉब्लम है माइनिंग पे जो 20% का इन्होंने और बढ़ा दिया है, तो ओवरऑल प्रॉब्लम किस तरह की है, आप अब किस तरह से इसको देख रहे हैं और गवर्नमेंट तक किस तरह के सुझाव आप लोग पहुंचा रहे हैं, और सरकार अगर नहीं सुनती है तो आपका क्या कदम रहेगा? जी, नमस्कार। जैसा कि हम सभी देख पा रहे हैं कि जो सरकार ने इसके ऊपर रॉयल्टी की दरें बढ़ाई है, तो उसका जो मेजर और एडवर्स इफेक्ट आ रहा है वो इंडस्ट्री के ऊपर तो आ ही रहा है। सबसे ज्यादा जो आज कोई भी इंडस्ट्री की बैकबोन होती है वो उसके एंड यूजर्स होते हैं, क्योंकि आज कोई भी फैक्ट्री माल बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो वो एक अपने एंड यूजर के लिए मैन्युफैक्चर करती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज कोविड टाइम के बाद में हर इंडस्ट्री स्ट्रगल करके अपने आप को वापस बैक टू द ओल्ड टाइम्स में लाने की कोशिश कर रही है। उसी दौरान उसको इतना बड़ा एक आघात सा लगा कि जिस समय सरकार को हमारे को अदर हेल्प करनी चाहिए, दूसरी और मदद करके हमारे को कहीं ना कहीं सुविधाएं प्राप्त करानी चाहिए, उस टाइम पर सरकार ने जो रॉयल्टी बढ़ाने की दरें का डिसीजन लिया है वो हमारे एंड यूजर्स को बहुत मेजरली फर्क पड़ेगा उस चीज का। आज जब कोई भी प्रोडक्ट खरीदने आएगा, आज मुझे उसकी इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरर को रॉ मटेरियल की कॉस्ट हाई मिलेगी, तो एट द एंड ऑफ द डे हमारा प्रोडक्ट वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इसी टाइम पे हम जब प्रोडक्ट वैल्यू को कंट्रोल करना चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारी डिमांड बढ़े, उस टाइम पे प्राइसेस बढ़ना इंडस्ट्री के लिए अच्छा संकेत नहीं है। जैसा कि माथुर साहब ने अभी बताया कि ये एक माइनर मिनरल है, तो माइनर मिनरल होते हुए इसके ऊपर मेजर मिनरल जैसे रूल्स एप्लीकेशंस करना कुछ हद तक इस इंडस्ट्री के लिए ठीक नहीं है। मेजर मिनरल और माइनर मिनरल में बहुत मेजर डिफरेंसेस है। यहाँ पे माइनिंग एरियाज जो हैं वो काफी छोटे हैं, तो इस कारण जो प्रोडक्शंस भी हैं उनके बहुत लिमिटेड प्रोडक्शन है माइनिंग के। आज आप जैसे देखें कि मकराना के अंदर जो माइंस सिचुएटेड हैं, तो उनका प्रोडक्शन बहुत ही लिमिटेड प्रोडक्शन है। उसके अंदर लिमिटेड प्रोडक्शन के साथ में उनके ऊपर आज मार्बल की जो रॉयल्टी की दरें हैं वो सबसे सर्वाधिक मकराना के मार्बल के ऊपर लग रही है। आज दूसरी चीज ये होती है कि हम जब माइन से कोई भी प्रोडक्ट फैक्ट्री के अंदर आता है तो हम पूरे रॉ मटेरियल के ऊपर उसका रॉयल्टी चुका के आते हैं, जबकि जब हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट जो उसमें से निकलता है वो ऑलमोस्ट उसमें 25 to 30% वेस्टेज में चले जाता है। तो जो हमारा फाइनल आउटकम है, जो फाइनल प्रोडक्ट हम डिलीवर करते हैं हमारे एंड यूजर को, हमारे कस्टमर को, तो उसके ऊपर सिर्फ ये 20% का ही फर्क नहीं पड़ेगा, इसका फर्क कई परसेंट के अंदर ज्यादा है, क्योंकि आज जब वो वेस्टेज वैल्यू को भी उस कॉस्ट में जोड़ा जाएगा तो वो कई गुना उसके अंदर बढ़ जाती है। तो इंडस्ट्री को जब सपोर्ट की जरूरत है उस टाइम पे हम सबका सरकार से यही निवेदन है कि इस चीज को रेशनलाइज करके ये देखा जाए कि आज आपको इंडस्ट्री से जो रेवेन्यू प्राप्त हो रही है, आज जैसा माथुर साहब ने बताया कि नॉन टैक्सेबल रेवेन्यू जो है ये, तो इस रेवेन्यू को कंपैरेटिवली इंडस्ट्री के वर्किंग मेथड्स के साथ में इंडस्ट्री की जो इनकम है उसके बेसिस के ऊपर वर्किंग करके जोड़ा जाए, क्योंकि आज हमारे लिए प्रतिस्पर्धा में मार्बल के साथ में सिर्फ सिरेमिक टाइलें ही नहीं है, कई अन्य प्रकार की फ्लोरिंग मार्केट में आ गई है जो एक ब्रांड के रूप के अंदर बेची जा रही है। हमारा पत्थर एक नेचुरल प्रोडक्ट है जिसकी ब्रांडिंग करना बहुत कठिन काम है इसके अंदर, और एक ब्रांड के रूप में बिकने वाला फ्लोरिंग मटेरियल को जब अनब्रांडेड प्रोडक्ट के साथ में जोड़ा जाता है और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के साथ में जोड़ के देखा जाता है तो रिटेल मार्केट पे उसका प्रभाव अलग होता है। और वैसे भी आज अब मार्बल एक रॉयल कैटेगरी प्रोडक्ट नहीं रह गया है, ये एक आम आदमी की जरूरत की चीज हो गई है इसके अंदर। तो उस जरूरत को देखते हुए एक नेसेसिटी प्रोडक्ट के नजदीक ही हम पहुंच चुके हैं, क्योंकि आज कोई भी जब अपना घर बनाता है
तो एक मार्बल बड़ी कॉमन सी चीज हो गई कि उस घर के अंदर एक फ्लोरिंग करने के लिए स्टोन का यूसेज किया जाता है। राघव जी, जी सर अभी आपने ये कहा कि ये एक लग्जरी प्रोडक्ट नहीं है। याद आता है मुझे, बाबूजी के साथ मैं बैठा था अशोक साहब के पास में। तो शुरू से ही जब जीएसटी 28% थी, तो बाबूजी ने भी इस चीज को लेके काफी संघर्ष किया। उनकी बात पूरे, चाहे से सरकार कोई सी भी हो, किसी पार्टी की हो, सब सुनते। और बाबूजी का इस स्टोन इंडस्ट्री में उनको याद कर रहा हूँ, तो एक उनका एक अभूतपूर्व योगदान रहा है अशोक जी साहब का। आज की वर्तमान परिदृश्य में ये देखा जाए कि 18% जीएसटी हम दे रहे हैं, जीएसटी को भी हम झेलते हुए आ रहे हैं। पिछले 3-4 सालों की जो स्थिति है, नोटबंदी के बाद की स्थिति है, चाहे से प्रतिस्पर्धा के बाद की स्थिति है, चाहे से ओजीएल जो हुआ, जिस तरीके से इम्पोर्टेड मार्बल आ रहा है बाहर से, किस कोई मात्रा पे कोई सीमा नहीं है। तो जो एक के बाद एक आघात इस इंडस्ट्री के साथ लग रहा है, जो सबसे ज्यादा रोजगार अशिक्षित क्षेत्र में देने वाली एक इंडस्ट्री, उसके साथ में ये हो रहा है। बाबूजी यहाँ पे थे, अशोक जी दूध साहब, तो एक संघर्ष हमेशा आगे आता था। संवाद, वो एक संवाद के जरिए आगे बढ़ने वाले बाबूजी हमेशा सरकार के साथ संवाद के साथ में अपनी बात रखते। तो ये पूरे मामले में, रॉयल्टी के मामले में, ये मैंने देखा कि खदानें अपनी अलग बंद है, इंडस्ट्री का अभी इंडस्ट्रियों ने अपना बंद नहीं किया। तो कहाँ हम इस समस्या को सरकार के साथ संवाद के रूप में आगे बढ़ा सकते हैं? धैर्यवर्धन जी, आपका बहुत ही अच्छा सुझाव है। और बिल्कुल हमारे पिताजी ने इसके अंदर काफी संघर्ष करके इसको 28% से 18% में लेके आए, जबकि जो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर है इसके अंदर, जिसमें लेबर ओरिएंटेड 100% लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्री है हैंडीक्राफ्ट सेक्टर, छोटे छोटे क्लस्टर्स के अंदर, छोटे छोटे गांवों के कस्बों के अंदर हर किसी को रोजगार प्राप्त कराते है ये इंडस्ट्री। उस इंडस्ट्री के ऊपर भी 28% जीएसटी लगा दिया गया था, जिसको सभी के संघर्ष और सभी के सहयोग से मिलकर उसको 12% के अंदर लाया गया है। बट ये चीज, जितने भी लोग हैं उन सबको मिलकर इसके ऊपर एक कंबाइंड एफर्ट करना बहुत आवश्यक है कि हम इन चीजों के ऊपर, क्योंकि सरकार के साथ में आज एक रॉयल्टी मुद्दा नहीं है। आज की तारीख में रॉयल्टी के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं, एक मुद्दा रॉयल्टी नहीं है। इस इंडस्ट्री के लिए काफी कुछ क्लस्टर वाइज काफी कुछ चीजें की जरूरत है, जिनके साथ में इसका डेवलपमेंट किया जाए, स्किल डेवलपमेंट हो इस इंडस्ट्री के अंदर। कि आज जब ये छोटे छोटे कस्बों में, छोटे गांवों के अंदर, जहां तक हर एक ऑर्गेनाइज सेक्टर की रीच नहीं है, वहां पर भी जाके ये इंडस्ट्री काम कर रही है और रोजगार वर्धन कर रही है। तो जब इस इतने लेवल के ऊपर हम पहुंच के भी उस चीज को आगे बढ़ाएं और उस चीज के अंदर हर किसी की सहभागिता और सरकार का साथ हो, तो रोजगार वर्धन तो ही बढ़ेगा इसके अंदर। इस इंडस्ट्री को इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अपनी पैर जमाने की और काबिलियत हो जाएगी, और दृढ़ता के साथ में हम इंडस्ट्री के अंदर काम कर पाएंगे। धन्यवाद राघव जी। आगे बढ़ाते हैं इस सेमिनार को। हमारे साथ लोनावत साहब हैं, अनुभव उनका बहुत लंबा है इस क्षेत्र में, और माइनिंग के साथ में प्रोसेसिंग और इस इंडस्ट्री के सभी पक्षों के साथ में एक अच्छी पकड़ रखते हैं। तो लोनावत साहब, आपका स्वागत है। लोनावत साहब, आपसे जानना चाहूंगा आज के इस समय में, लोनावत साहब, आर यू गेटिंग माय वॉइस? एम आई ऑडिबल टू यू? लोनावत साहब, हमारी लोनावत साहब अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए लोनावत साहब। शायद आपको फोन करते हैं। बिल्कुल सर, समय की बाध्यता है और हमें इस वेबिनार को आगे बढ़ाना है। रवि जी, मैं मेरे वजह से अनम्यूट करना है।
रवि जी सर, मैं आप तक पहुंचता हूँ। राजसमंद की इंडस्ट्री को लेकर हो, ओवरऑल इंडस्ट्री को लेकर हो, जब भी मार्बल उद्योग को लेकर कोई भी समस्या हो, सबसे फर्स्ट कॉल मेरा आपके पास में जाता है। और हमेशा मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि आगे इंडस्ट्री किस तरह से रहेगी, किस तरह के नए चेंजेस आ रहे हैं, किस तरह के प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे हैं। अभी हाल ही में आप वापस से चुने गए हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई सर राजसमंद से। रवि जी, ओवरऑल परिदृश्य में प्रॉब्लम्स और भी हैं, लेकिन सबसे पहले मैं इसी प्रॉब्लम को आपसे समझना चाहता हूँ। और जो संवाद वाली बात आज सामने आई है, जो धैर्यवर्धन जी ने कहा है कि एक संवाद होता था तब जाके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती थी, तो क्या संभव की स्थिति बनी है? किस तरह का संवाद आप आगे करने वाले हैं या किया है? और अब आगे किस तरह की लड़ाई आप लड़ने वाले हैं? अगर सरकार नहीं सुनती है तो क्या आपका ओवरऑल माइंड मेकअप है, क्या इंडस्ट्री की सोच है, मैं जानना चाहता हूँ सर। तो सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। मैं ये बता दूं कि जो रॉयल्टी वृद्धि हुई है वो ज्यादा हुई है और अनएक्सपेक्टेड थी, कि हम लोगों को था नहीं, और बल्कि ये था कि कम करने की हम मांग कर रहे थे। इस संदर्भ में हम लोग माइनिंग मिनिस्टर से मिल लिए, हमारे जो उधर के स्पीकर साहब हैं सीपी जोशी साहब और प्रभारी मंत्री, सबसे मिलके हमारे माइनिंग एक्शन मिलके उनसे सारी बातें की। तो उन्होंने कहा अतिशीघ्र ही कोई इसका हल निकाल के जो भी बढ़िया से बढ़िया ऑप्शन होगा वो करेंगे, इसमें कमी करेंगे, आप लोग अपना डिस्पैच खोल दीजिए। तो राजसमंद में सर कल से डिस्पैच चालू कर दिया, वहीं से बंद पड़ा था 10-15 दिन। दूसरा सर, मार्बल का सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर राजसमंद ही है, तकरीबन 17-18 के अंदर ये देखें अगर अपन डाटा उठा के, तो 64.5 लाख टन मार्बल निकलता था, जो गिरते गिरते सर 19-20 के अंदर 30 लाख टन हो। कुछ माइन से भी बंद हुई है, डिमांड भी कम हुई है, हमको कंपटीशन रहा विट्रीफाइड से, जिससे भी मैनमेड जितनी भी टाइल्स है उससे रहा, जिसमें कि हम लोग ही राजसमंद ही एक बहुत बिगेस्ट सप्लायर है विट्रीफाइड के रॉ मटेरियल का, क्वार्ट्ज फेल्सपार का, प्लस मार्बल जो सैलरी जाती है वो वोल्टाइल्स में खूब जाती है हमारे यहाँ से। रॉयल्टी कम क्यों होनी चाहिए सर, उसके पीछे कई सारे हम लोगों ने उनको तर्क भी दिए कि भाई एक तो 20% हमारी वेस्टेज हो जाती है, प्लस 15 से 25% कटिंग के दौरान जो करेजी और खंडा जनरेट होता है, तो कई पत्थरों में तो 50% हमारी वेस्टेज हो जाती है। अब उसको कॉस्ट कटिंग करते करते, जहां एक जमाने में मुझे ध्यान है 86-87 के अंदर 20 mm का स्लैब करता था, उसको लाते 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 हम 13 mm से के आसपास ले आए कॉस्ट कटिंग की, भाई 1 फुटमैन ज्यादा से ज्यादा स्लैब कितने निकाल सके। अब वो धीरे धीरे वो हमारे पे ही नुकसानदायक होने लग गया कि वो हार्ड मटेरियल के अंदर उसके अंदर वेरिएशंस आते ये आते और एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती, 20 से काटते तो पतला मिलता। तो वो अब दिक्कत ऐसी हो गई कि कॉस्ट कटिंग करते करते जहां तक मोटाई भी हम लोगों ने कम कर दी। अब इसी के अंदर एक तो हम लोग जैसे चल ही रहे हैं, सरकार से बार बार रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि रॉयल्टी कम होनी चाहिए, प्लस हम एक रोड मैप भी हमने तैयार किया। ये हमने हमारे आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष साहब से भी डिस्कस किया और उन्होंने एक बार मीटिंग भी रखी थी डीएमजी को वहां बुला के पूरे ऑफिस को, कि आपकी रॉयल्टी की इनकम को या गवर्नमेंट की इनकम बना रही है, तो जो आपका वेस्टेज आ रहा है, जो कोई काम नहीं आ रहा है, उसको कैसे यूटिलाइज किया जाए और उसमें मिनिमम अपना रॉयल्टी आप इम्पोज कर दीजिए, प्लस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन देगा। तो उस कड़ी में साहब 2 हमने उनको रखे थे। एक तो रखा था कि जो कोबल्स बनते हैं ग्रेनाइट के, वो इंडस्ट्री राजस्थान में तकरीबन 22-23 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ग्रेनाइट निकलता है, करीबन 20 से ऊपर तो निकलता ही है। कहीं पे भी पायलट प्रोजेक्ट लगा के जो वेस्टेज है, तो राजस्थान का जैसे अपने राजसमंद का करें तो सर करीबन 8.5 लाख टन पिछले साल के 19-20 के अंदर ग्रेनाइट का प्रोडक्शन था। तो अब उसके अंदर हमारे यहाँ जो रिकवरी आ रही है राजस्थान के अंदर, वो 15% के बिलो ही आ रही है सबकी रिकवरी ग्रेनाइट के अंदर, जो ब्लॉकेबल रिकवरी है। बाकी तो वेस्टेज फेंक रहे हैं, तो जितना माइंस कवरेज नहीं होता उससे बहुत ज्यादा उनको एरिया लेना पड़ता है फेंकने के लिए। तो उसमें हमने उनको ये दिया था सर कि आप इसको गांव की रोडों के अंदर पूरे राजस्थान में पहले तो कोई पायलट प्रोजेक्ट ले लें, उसको कंपलसरी कर दें, गजट नोटिफाई है जो भी आपके अप्रूवल से, वो उनको समझ में आया। प्लस इसके अंदर रिको एरिया बनाएंगे तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, उसके अंदर 700,000 बीघा जैसा भी सुटेबल हो गवर्नमेंट एरिया मार्क कर दे, हमें नहीं चाहिए। उसमें जो भी डंप करे उसके अंदर जो एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्री 20 लाख 15 लाख 25 लाख के अंदर मशीनों में सब हो जाती है, जिसके अंदर बहुत सारी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की योजना, उनको सब्सिडाइज भी मिल जाता है। उन लोगों की इंडस्ट्री लगाए, उनको लैंड दी जाए, उनको प्रमोट किया जाए। ऐसे करेंगे तो सर हजारों लोग काम पे लग जाएंगे। तो ये चीज भी उनको समझ में आई है, इस दिशा में हम लोग काम करें। प्लस
इस पे जैसे अभी 245 से 300 रुपए रॉयल्टी करती है। हमने कहा इस जो मटेरियल पे फेंक रहे हैं आप, जितना आपका जो 20% कर लो अगर रिकवरी मैक्सिमम साइट पे, तो 80% फिक रहा है। अब इस पे तो आपको रॉयल्टी कुछ मिलनी नहीं है, तो इस पे मिनिमम रॉयल्टी 20-30 जो भी है, ये ऑप्शन उनको दिया। तो ये भी एक एक ये चल रहा है। दूसरा सर जो हम लोगों का इनका चल रहा है कि कैसे इसको रोजगार को भी बढ़ावा दिया, क्योंकि राजसमंद के अंदर सर माइनिंग काफी कम हो, मतलब प्रोडक्शन भी डाउन हो रहा है और माइंस काफी बंद होती जा रही है। और लोगों क्या कर रहे हैं कि उसके अंदर जो माइनिंग चला रहे हैं, जो अभी जो प्रोडक्शन के डाटाज आएंगे उसके अंदर क्या कर रहे हैं सर कि उसको ब्लास्ट करके खंडे बना करके जो व्हाइट सीमेंट की फैक्ट्रियां जो वॉल पुट्टी बना रही है उसके अंदर दे रहे हैं। तो एक वेस्टेज ही हो रहा है मिनरल का। लफड़े वफड़े जो जाना बंद हो गई, ये हो गई, तो ऐसे करके वो चला रहे हैं कि अभी माइंस भी जिंदा रह जाए और हमारी वो एमएल कैंसिल नहीं हो, डेड रेंट भी निकल जाए, जो भी उनका चल रहा है सर। तो उस चीज को रोकने के लिए सर दो दो प्रपोजल, 3 प्रपोजल हमारे चल रहे हैं। एक तो हम सर रेडी टू यूज के अंदर, जैसे कोटा स्टोन के अंदर आजकल की डेट के अंदर सारी जो मशीनें 2 फुट का जो इतना भी कोटा स्टोन पॉलिश करके और पैकिंग करके बेचने लगे, तो वहां पे अब शॉर्टेज सी आ गई है कोटा स्टोन के फिनिश रेडी टू। ये हम लोगों ने मार्बल में अभी किया नहीं है एक्सपोर्ट के अंदर, तो फिर भी ये 2 cm की टाइलें जाती हैं। तो इसको विद इन 2-3 महीने के अंदर हमारी एक्शन के माध्यम से भी चल रहा है, कोई भी एक यूनिट ये लगा लेगी तो उससे क्या होगा सर कि जो वापस माइन से बंद हो गई है उससे वो लफड़े आने लग जाएगी। जरूरी नहीं है कि गैंगसो पे ही उस लफड़ को प्रोसेस किया जाए, वो एक कटर पे भी 2 फुट के उस पर प्रोसेस हो सकती है। और पहले जो हमारे यहाँ 3000 प्लस कटर लगे हुए थे जो सिंगल व्हील वाले जो माइंस का वेस्टेज प्रोसेस करते थे, वो गिरते गिरते आज 800 के अंदर आ गए, उन पे भी बड़ा वो आ गया है। अच्छा, उनमें क्या जो माइंस का वेस्ट प्रोसेस करते हैं इसके करते थे, एक तो सस्ता कॉस्ट हो जाती है, वो 5 रुपए से लेके 12 रुपए के अंदर आपको टाइल मिल जाती है एक तो उसी को अगर पॉलिश में अगर रेडी टू यूज में जो विट्रीफाइड के कंपटीशन में अगर हम लाने की जो सोच रहे हैं 13 साइजों को उसको, तो इस बारे में हमने क्रेडाई से भी बात करी, कई कंस्ट्रक्शन कंपनियों से भी एक्शन लेवल पे बात चल रही है, करी है, हमने मीटिंगें भी करी, अभी तक चालू नहीं हुआ है। उन लोगों ने सबने सहमति जताई है कि कोई भी आप इस टाइप से लेके आते हैं स्क्वायर कट करके और बॉक्स पैकिंग देते हैं, तो विट्रीफाइड की जो रेट में आप मत जाइए, जो भी आपकी कॉस्ट पड़ती है, जो भी हम अपर लिमिट लेते हैं उसके अंदर हम यूज करेंगे और विट्रीफाइड के जगह ये लगवाएंगे और आप एक बार इसको चालू करिए। तो ऑर्डर देने के लिए भी लोग बाग हमारे लिए तैयार बैठे हुए। अगर ये चीज चालू होती है तो सर जो माइंसों का प्रोडक्शन गिर गया है और जो कटर्स बंद हो गए हैं, तो ये एक उद्योग एकदम से इसमें जंप आ जाएगा। प्लस उसमें दूसरा ऑप्शन ये मिल जाता है सर कि 2 cm का जो कर रहे हैं वो तकरीबन उदयपुर में तो काफी लोग कर रहे हैं, ये टाइल्स के जो एक्सपोर्ट होता है वो एक ऑप्शन भी उनको हो जाता है। और ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है कि 50 मतलब से लेके 80 लाख के बीच में कटर और पॉलिशर ये सब चीजें लग जाती। रवि जी, मैं कहना चाहता हूँ कि आज भी रॉयल्टी का जो भार लगाया था गवर्नमेंट ने वो तो अभी तक है। आपने बताया कि माइनिंग में भी काम स्टार्ट कर दिया है। किस तरह की सांत्वना मिली है, किस तरह का आश्वासन मिला है, क्या नजरिया है गवर्नमेंट का, आपने क्या देखा जिससे कि ये स्टार्ट हुआ है वापस? सर उन्होंने ये कहा है कि जो भी बेस्ट होता है, शिरोही जाके मिले थे माइनिंग मिनिस्टर से, उन्होंने यही कहा है कि जो भी बेस्ट होता है आपके लिए, जो भी रिडक्शन होगा हम बैठ के इसको करके डिस्कस करके कर देंगे, आप लोग एक बार अपना प्रोडक्शन डिस्पैच चालू करें, ये आश्वासन मिले। जी नमस्ते। और एक चीज और सर, एक मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करूंगा, एक हम लोग अभी क्लस्टर और ला रहे हैं सर राजसमंद के अंदर कि एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए। भाई कॉस्ट भी बढ़ रही है और एक्सपोर्ट का एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है। तो अभी तक हमारे यहाँ जैसे वायर गैंग्सो या इस तरह के 3 cm का एक्सपोर्ट राजसमंद से कोई नहीं कर रहा है, एक आधा को छोड़ दें अगर अपन, तो वो एक 30 करोड़ का एक प्रोजेक्ट हम एसोसिएशन लेवल पे क्लस्टर पे भी ला रहे हैं। बहुत अच्छा सर इनिशिएटिव है ये, एक्सपोर्ट में हम आगे बढ़े, क्योंकि राजस्थान की अर्थव्यवस्था में मार्बल मिनरल्स एक अहम योगदान देते हैं, चाहे ग्रेनाइट हो, चाहे मार्बल हो, चाहे आपके सैंडस्टोन हो, तो जितने भी है राजस्थान एक अहम योगदान। रवि जी, मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहता हूँ राजस्थान के राजसमंद के संदर्भ में कि जब सरकार को ये पता है कि अभी जब रॉयल्टी के ठेके उन्होंने खुद जो रॉयल्टी की दरें थी वो 165-166 करोड़ से घटा के 111 करोड़ पे वो लेके आए और 4 महीने उन्होंने खुद चला के उसके बाद में फिर भी ठेके छोड़े, तो कहीं ना कहीं सरकार को इस चीज का अंदेशा है कि बाजार में मंदी है, माल उठ नहीं रहा। जब आप खुद रॉयल्टी के ठेके नीचे कर रहे हैं, जब आपको पता है कि ठेके नहीं उठा रहे लोग, तो ये इसके बावजूद भी इस तरह का अगर कोई निर्णय लिया जाता है तो क्या
होती है सरकार, क्या किया जा सकता है? लास्ट में क्या बोले, रिपीट करें। क्या क्या किया जा सकता है सर इस संदर्भ में? सर ये मैटर काफी बार डिस्कस भी होता है, हुआ है, और ये जैसे रॉयल्टी के ठेके कम में गए हैं, ये चीजें पता है, पर सरकार को हर वक्त ये रहता है कि हमारी जो रेवेन्यू चाहिए और हमारे को ये डेफिसिट्स वगैरह है तो इसमें रॉयल्टी का चाहिए। तो अब हम लोगों ने इनको एक बार ये जो आपको बताया ना ग्रेनाइट वाला, और ये प्रपोजल दे रहे हैं, उसमें अगर वो आगे दिशा में बढ़ते हैं तो सर नो डाउट उनका रेवेन्यू बढ़ जाएगा। और रही बात ये बढ़ाने की, तो ये जैसे इनके हर 3 साल में बढ़ाते आ रहे हैं या 4 साल में जो भी बढ़ाते रहते हैं, तो ओवर ड्यू हो रखा था इनका, हर बार चाहे कोई भी सरकार आती थी वो बढ़ाते जा रही है। अब इनके रेवेन्यू डेफिसिट के शॉर्टफॉल का है, तो उसके ये हवाला देते हैं कि भाई हमारे को तो हमारे कलेक्शंस बढ़ाने हैं और समय समय बढ़ाने हैं। अब ये नहीं देखते कि मार्केट कैसा चल रहा है, पर नो डाउट मार्बल का मार्केट अब जो फर्स्ट वेव के बाद भी थोड़ा पिकअप हो, सेकंड वेव के बाद अब पिकअप हो रहा है वापस। दूसरा मैं ये जानना चाहता हूँ सर, आज विट्रीफाइड टाइल्स से जो प्रतिस्पर्धा की बात चल रही है और मेनली रॉ मटेरियल राजस्थान से जा रहा है, तो जिस तरीके से अभी पहले यहीं पे ही प्रोसेस होता था, बॉल मिलें लगती थी, अब वो बड़ी मात्रा में अब सीधे सेल्स पर वही लेके जा रहे हैं, तो अभी विट्रीफाइड टाइल्स से बिजनेस से दोनों तरफ में मार पड़ रही है। हमारे जो यहाँ पे बॉल मिलें लगी थी छोटे लेवल पे, उनका रोजगार प्रभावित हुआ। दूसरा, अभी बड़े लेवल पे वो विट्रीफाइड टाइल्स सस्ते में आके हमें मार्बल को भी वो देती है, जबकि रॉ मटेरियल हमारा है। तो राज्य सरकार अपने घरेलू उद्योग धंधों को बचाने के लिए, जैसे कि अन्य सरकारें करती है, वो क्या कर सके जिससे जो हमारा घरेलू उद्योग सुरक्षित हो, उसके जो हित है वो संरक्षित हो? सर विट्रीफाइड के अंदर राजसमंद से काफी जैसे करीबन 500 उद्योग लगे हुए हैं जो पार्ट्स और फेल्सपार्स को ग्राइंड करते हैं और विट्रीफाइड उद्योग में जाता है, और तकरीबन तकरीबन 200 ट्रक लोड जो है वो मार्बल सैलरी का मोरबी जाता है। हमारी सर जब ये 2014 से चल रहा है ये मैटर, रिसर्जेंट हुआ था राजस्थान 2014 के अंदर, उस समय भी राजसमंद में पार्टी ने को लेके आए थे और उसने एमओयू किया था रिगार्डिंग विट्रीफाइड का। हमारे सर क्या है कन्विक्शन और वो नहीं है, गवर्नमेंट का मदद भी नहीं है, गैस पाइपलाइन अवेलेबल है, दूसरे जो अपनी सुविधाएं हैं वो अवेलेबल हो सकती है, पर गवर्नमेंट का ही नहीं है। क्योंकि हम लोगों ने भी अभी जैसे राजसमंद के अंदर इंद्रप्रस्थ गैस वालों ने अपना दाल रखा है, वो कह रहे हैं विट्रीफाइड के लिए हम देंगे, तो हम लोग क्लस्टर के अंदर 500 करोड़ का हमने ऑप्शन दिया है कि साहब हम ये जो विट्रीफाइड बेस्ड यूनिट्स लाएंगे और आप हमारे को लैंड अलॉटमेंट और ये इलेक्ट्रिसिटी अलॉटमेंट और इस सब चीजों का सिंगल विंडो क्लियरेंस में कराएं, तो हम लोग तैयार हैं। पर अब गवर्नमेंट का ही अगर सहयोग नहीं होगा तो कैसे लग सकता है सर? रही बात अभी इसके अंदर, हाँ बिल्कुल सर इसके अंदर एक मिनट और मैं जोड़ूंगा सर। इसके अंदर क्या है, जो अभी प्रॉब्लम जो हमारे इनको आ रही है सर, वहां से जो कच्चा माल जा रहा था हमारे यहाँ से, तो उन्होंने क्या वेट ग्राइंडिंग का लगा रखा है वहां पे मोरबी में, गुजरात में, तो वो वेट ग्राइंड कर लेते हैं और वो यूनिटें लगी है सर 15 से 25-30 हजार टन पर मंथ कैपेसिटी की, जबकि हमारी बॉल मिलों की कैपेसिटी है 500 से 700 टन एक मिल की, 14 फुट 16 फुट की पर मंथ की सर। तो उनके सामने एक तो कॉस्ट उनमें वहां कम आती है, वो वेट ग्राइंडिंग की भी हमारे जो मिनरल ग्राइंडिंग एक्शन है उनमें 5-7 जनों ने लगाने की परमिशन मांगी थी, क्योंकि उसमें वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, तो पॉल्यूशन की एनओसी भी नहीं मिली। तो वो तो सरकार अगर इसको बढ़ावा देती है, और सबसे बड़ी बात सर अभी हम लोग जो पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, मार्बल उद्योग जो एज पर सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वो आना चाहिए सर ग्रीन के अंदर, मार्बल और ग्रेनाइट, क्योंकि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हर 4 साल के अंदर अपने रिकैटेगराइजेशन की गाइडलाइन इशू करता है, सब स्टेट्स को भेजता है। तो जो राजस्थान सरकार है उसने 2018 के अंदर 16 की गाइडलाइन उन्होंने निकाली थी, सेंट्रल पॉल्यूशन ने 18 के अंदर वापस उन्होंने रिकैटेगराइज किया अपनी इंडस्ट्री को, परंतु उन्होंने अब क्या ओमिट हो गया या जान करके हुआ, उन्होंने गाइडलाइंस उठाई सर 2012 की रिकैटेगराइज करने की। तो ये तो एक तरह से हमारे साथ वो करा, ये भी मैटर हमारे कहीं 10-15 पॉइंट चल रहे हैं पॉल्यूशन के अंदर की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर। देखो रवि जी, मैं यही कहना चाहता हूँ, इतनी समय की बाध्यता है और मुद्दे काफी सारे हैं, लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि सरकार ने पूर्व में सहयोग में कमी भी रखी है और अभी चालू करने को बोल भी रही है। दोनों ही चीजों को समझना पड़ेगा कि आपका ओवरऑल माथुर साहब का, आपका दूध साहब का, सबका क्या नजरिया है, आप किस तरह से देखते हैं ओवरऑल आगे कि अब आपका क्या है नेक्स्ट एक्शन रहेगा, या सरकारें जो बोल रही है जिस तरह की सांत्वना दे रही है कि आप उसी सहारे आगे बढ़ते रहेंगे, ये तो आपका सोचना है। लोनावत साहब सीनियर पर्सन है इंडस्ट्री के, और मैं चाहता हूं कि अगर उनसे संवाद हो सके तो। सर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है?
सर अनम्यूट कीजिए प्लीज। सर तक वॉइस तो पहुंच रही है लेकिन शायद टेक्निकली वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। सर आपको अनम्यूट करना पड़ेगा इसको। चलिए, टेक्निकल इशू है और सेशन नहीं हो पा रहा है इस तरह से। माथुर साहब, ओवरऑल हम वेबिनार को धैर्यवर्धन सर आगे बढ़ाते हैं और मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा लेट ज्वाइन कर पाए थे। माथुर साहब से अगर आप कोई अपनी बातचीत रखना चाहें तो। नहीं, बस इश्यूज तो जैसा भी रवि जी ने बताया कि बहुत इश्यूज हैं और बहुत जगह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो इंडस्ट्री की एक टाइम रिक्वायरमेंट रहती है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से बिजनेस बढ़ेगा। आज मान लीजिए अगर हमारी कलेक्शन जो ये माइनर मिनरल्स है, अगर ये 1500 करोड़ की रेवेन्यू गवर्नमेंट को देती है तो मैं आपको कह सकता हूँ अगर इसको हैंड होल्डिंग की जाए और इंडस्ट्री को सपोर्ट किया जाए तो 3000 करोड़ की रेवेन्यू भी दे सकती है। और इसमें एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का बहुत बड़ा जो है इसका इंडस्ट्री का एक योगदान है राजस्थान के लिए और बहुत छोटे छोटे गाँव में और मार्जिनल फार्मर्स को और इनको जो है वो ये रोजगार प्रोवाइड करती है। ये बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है और ये जो एक शहरों की ओर पलायन होता है और जो देख रहे हैं आजकल की एक अर्बनाइजेशन के अंदर में डेफिनेटली एक प्रॉब्लम आ रही है और जहां भी अर्बनाइजेशन हो रहा है वहीं पोल्यूशन बढ़ रहा है, वहीं मतलब लिविंग जो है वो दिन पे दिन डिफिकल्ट होती जा रही है। तो इसके लिए भी राजस्थान की बैकबोन है एक तरह से माइनिंग इंडस्ट्री का और इसकी हैंड होल्डिंग और सहयोग मिले तो ये और भी बहुत प्रोग्रेस कर सकते हैं। माथुर साहब, थोड़ा सा मैं ये जानना चाहता हूँ सर, जिस तरीके से आपने कहा कि रोजगार ये जो जिनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि कमजोर है उन लोगों को भी सबसे ज्यादा रोजगार इस इंडस्ट्री में मिलता है, मिनरल माइनिंग में, क्योंकि वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, ज्यादा स्किल नहीं होती, तो उनको बहुत रोजगार नहीं देते। सर, आज जो स्थिति है, जिस तरीके से जिस समय पे सरकार ने ये रॉयल्टी बढ़ाने का ये जो डिसीजन लिया, न सरकार ने कोई स्टडी की, न कोई स्टेक होल्डर से बातचीत की, तो ये क्यों ऐसा होता है कि जो स्टेक होल्डर से बातचीत नहीं हो पाती है, डायरेक्ट डिसीजन ले लिया जाता है? तो कहीं ना कहीं कोई मैकेनिज्म ऐसा डेवलप क्यों नहीं हो पा रहा इस इंडस्ट्री में जो सबसे ज्यादा रोजगार प्रमुखता से दे? इसमें क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में तो जो रॉयल्टी की कमेटीज ऑलरेडी बहुत फॉर्म है और राजस्थान में भी जो है जब ये रॉयल्टी का ये मामला चलता है तो वेरियस एसोसिएशन रिप्रेजेंट करती है। हमने भी आज नहीं मतलब 1-1.5 साल से रिप्रेजेंट किया है और करते रहे हैं कि भाई रॉयल्टी जो है 5% से ज्यादा इंक्रीज नहीं करना चाहिए। दैट वाज आवर मतलब वेरी कैटेगोरिक सजेशन टू द गवर्नमेंट कि 5% से ज्यादा रॉयल्टी बढ़ानी नहीं चाहिए, क्योंकि एक तो कोविड का बहुत ही खराब टाइम निकला है 1.5-2 साल और इसके अंदर में उद्योग ने बहुत बड़ा हिट लिया है और इस टाइम में अगर हम रॉयल्टी के लिए थोड़ा गवर्नमेंट हैंड होल्डिंग करे तो 15% की जो डिफरेंस है ना, जो जैसे हम 5% रॉयल्टी कह रहे हैं और गवर्नमेंट ने 20% बढ़ा दी, तो जो 15% के डिफरेंस है वो बहुत मार्जिनल है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ गवर्नमेंट टोटल रेवेन्यू, क्योंकि ये रेवेन्यू सेगमेंट नहीं है। माइनर मिनरल जो है वो रेवेन्यू सेगमेंट नहीं है। बेसिकली बात ये रेवेन्यू आती है ऑयल एंड नेचुरल गैस से आती है, पेट्रोल आती है, सीमेंट से आती है, मेटेलिक मिनरल से आती है, वो रेवेन्यू सेगमेंट तो ना क्लैरिटी धीरे धीरे अब सिंक इन कर रही है। आई थिंक गवर्नमेंट डेफिनेटली इस पे भी सोच विचार करेगी और एक टिपिंग पॉइंट होता है रॉयल्टी का विच इज आल्सो वेरी क्रिटिकल। हर उद्योग को देखना पड़ता है आज ये उद्योग इतनी रॉयल्टी ले पाएगा या नहीं ले पाएगा, इतनी दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। तो वो जो पॉइंट है ना वो डेफिनेटली मिनरल टू मिनरल भी वेरी करता है। मार्बल नहीं ले सकता, ये डेफिनेटली एक ये बात आ रही है उभर के और मार्बल को सपोर्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करेगी तो उद्योग बढ़ेगा, उससे जीएसटी आएगा और आएगा। टोटल पे आउट टू द गवर्नमेंट इज 64%। आज 100 रुपए का माल बेचते हैं, 64 रुपए गवर्नमेंट को देते हैं। तो अगर उद्योग बढ़ेगा, आज अगर मान लीजिए 5000 माइंस चल रही है तो 7000 माइंस चलती है तो हमारा टोटल प्रोडक्शन बढ़ेगा। टोटल रेवेन्यू जो टोटल जिसको कि कहते हैं सेल वैल्यू ऑफ द मिनरल, आज मान लीजिए ये पूरी इंडस्ट्री आज 20,000 करोड़ का माल सप्लाई करती है
मार्केट के अंदर में। आज ये इंडस्ट्री 40,000 करोड़ का माल सप्लाई करने लगे तो आप सोचिए रॉयल्टी कितनी बढ़ जाएगी। हमें इसलिए कई कंट्रीज 2-2.5% रॉयल्टी रखती है ताकि उद्योग बढ़ावा ले, उद्योग ग्रो करे। ये एक मतलब पॉलिसी मैटर, तो गवर्नमेंट पे सोचना है इस बारे में। सर लुनावत साहब से मैं बातचीत करना चाहूंगा उन तक। सर अनम्यूट कीजिए लुनावत जी, अनम्यूट कीजिए। सर टेक्निकल इश्यूज हैं शायद, सर नहीं। अनम्यूट कीजिए। यस सर, बिल्कुल। आर यू गेटिंग माय वॉइस लुनावत जी? हेलो, हो गया, अब अनम्यूट हो गया। हाँ लुनावा जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, हाउ आर यू? ठीक है, बस फाइन। आज देख के अच्छा लग रहा है, आप फाइनली यू आर हियर ऑन विद अस। क्या बीमारी में बीमारी बढ़ाते जा रहे हो? कॉस्ट बढ़ रही है और आप कहाँ बीमार, आप तो बिल्कुल स्वस्थ रहिए और यू आर सच ए इम्पोर्टेंट पर्सन फॉर द कम्युनिटी। तो आपका वेलकम है लुनावत सर। सर अभी सबसे बड़ा इश्यू है ये मार्बल इंडस्ट्री जो है, जितना भी जो रेवेन्यू चल रही है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट को असेसमेंट कर ले तो रॉयल्टी का कलेक्शन जो लास्ट 3 इयर्स में कम हुआ है वो करीब करीब मोर देन 40% कम हो गया है। इसका कारण क्या है कि प्रोडक्शन मार्केट का सपोर्ट मार्बल के लिए बिल्कुल नहीं है कि कुछ ग्रेनाइट की तरफ चला गया, कुछ क्वार्टजाइट की तरफ चला गया। लेकिन अभी क्या है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने के देयर आर मेनी रीजंस। एक तो मार्बल के बहुत छोटे छोटे एरिया हैं और 1 हेक्टेयर और 4 हेक्टेयर के एरिया में से ओवरबर्डन रिमूवल एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और जो ओवरबर्डन निकल रहा है उसका जो वेस्टेज का जो है एमसैंड बनाने की बात चल रही थी वो भी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि पॉलिसी अनाउंसमेंट भी कर दी, लेकिन वो उसके जो दूसरे डिपार्टमेंट है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है या आपका इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट है, उनका कोई सपोर्ट नहीं है। तो ओवरबर्डन जो, क्योंकि रिकवरी परसेंटेज जो है जैसे जैसे मार्बल में डेप्थ में जाते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ती जाती है और रिकवरी परसेंटेज भी कम होते जाता है। तब प्रोडक्शन जो 30% प्रोडक्शन हो रहा था पहले, ओवरऑल प्रोडक्शन जो सेलेबल प्रोडक्ट था वो 30% हो रहा था, नीचे जाने के बाद में वो 20% आ गया और जाके नीचे जाने के बाद और कम होगा। तो जो वेस्टेज निकल रहा है तो वेस्टेज के लिए एक मार्केटिंग करने के लिए ट्रेंड गवर्नमेंट ने सपोर्ट करके एमसैंड बनाने की पॉलिसी बनाई और दूसरी पॉलिसी भी बनाई है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट होने में जो दूसरे डिपार्टमेंट है उनका कोई सपोर्ट नहीं है और वो सपोर्ट नहीं होगा जब तक पॉलिसी बनाने का रिजल्ट विल जीरो। और जैसे जैसे कॉस्ट बढ़ रही है उसमें आप देखिए कंज्यूमेबल पार्ट्स के सब कॉस्ट बढ़ गई, डीजल के कॉस्ट बढ़ गई, मिनिमम वेजेस सब ज्यादा बहुत से ज्यादा बढ़ गए। तो जब कॉस्ट बढ़ रही है तो उसके बाद में गवर्नमेंट का सपोर्ट होना चाहिए कि भाई इसको इस इंडस्ट्री को सर्वाइव कैसे करवाना है। तो सर्वाइव करवाने के लिए जो गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए वो सपोर्ट तो दूर है, अभी रॉयल्टी और बढ़ा दी। और अब रेवेन्यू जो है वो गवर्नमेंट की तो रेवेन्यू वैसे भी कुछ बढ़ी है क्योंकि कॉन्ट्रेक्टर के पास जाएगा सभी पैसा, यदि बढ़ा भी दी है तो वो पैसा गवर्नमेंट के पास तो मिलने वाला नहीं है। और क्योंकि मैक्सिमम से उन्होंने कॉन्ट्रेक्चुअल दे रखा है और जब कॉन्ट्रेक्चुअल दे रखा है जो उसका भी जो बेनिफिट यदि कोई मिलेगा तो वो कॉन्ट्रेक्टर्स को मिलने वाला है, सरकार को कुछ मिलने वाला भी नहीं है। तो इसलिए जो गवर्नमेंट ने जो अभी रॉयल्टी बढ़ाई है उसके लिए हमारा अनुरोध है, विशेष रिक्वेस्ट यही है कि इसके रॉयल्टी को आपको रिवीजन जो किया है उसको वापस विड्रॉ करें। और दूसरा हमारे सपोर्ट में मार्बल इंडस्ट्री को सर्वाइव करने के लिए जो बनाने की पॉलिसी है उसको एकदम कि इसके अंदर के पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से या इन्वायरमेंट पॉलिसी में इन्वायरमेंट लेने के लिए इसकी ओवरबर्डन हटाने के लिए कोई इसकी जरूरत नहीं है, वो क्लियर कर दे। आदरणीय है मुख्यमंत्री जी ने बहुत कहा, ओपनली कह दिया कि हमें एमसैंड बनाने के लिए कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन दूसरे डिपार्टमेंट का सपोर्ट नहीं होगा, उसकी पॉलिसी को क्लियर नहीं करेंगे जब तक उसका एमसैंड बनने वाली पॉलिसी भी तो ओवरबर्डन के वेस्ट जो हम लोगों ने लाखों सालों से हजारों सालों से हमने ये ओवरबर्डन जब माइंसों पे पड़े हुए हैं और 20-25 40 साल से 30 साल से हम लोग जनरेट कर रहे हुए ओवरबर्डन को डंप करके रखे हुए हैं, वो जाएगा तो कुछ रेवेन्यू भी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट का सोर्स भी बढ़ेगा और गवर्नमेंट को एमसैंड के लिए बहुत भी सपोर्ट भी मिल जाएगा। तो विशेष मेरा अनुरोध है कि जो अभी रॉयल्टी बढ़ाई है सरकार से विशेष रिक्वेस्ट यही है कि इसकी रॉयल्टी, क्योंकि दूसरे खर्चे हमारे बढ़ रहे हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा बढ़ रहा है और जो कंज्यूमेबल्स हमारे से बढ़ रहे हैं, डीजल की कॉस्ट बढ़ रही है, वो सब कॉस्ट बढ़ने की वजह से जो हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है उसको हमारी आपसे अनुरोध है कि अभी जो इस वक्त में जो कोरोना जो 2 साल चला है उसके अंदर आप खुद ही असेसमेंट कर सकते हो क्या है तो अब हमारी विशेष रिक्वेस्ट ये है कि रॉयल्टी के लिए हम रिक्वेस्ट यही कर रहे हैं कि रॉयल्टी जो बढ़े है उसको विड्रॉ किया जाए
और एमसीएन की पॉलिसी को गवर्नमेंट एकदम क्लियर कर दे कि किसी भी डिपार्टमेंट से यदि वो ओवरबर्डन माइंस का वेस्ट यदि हम सेल करते हैं तो उसके लिए पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या इन्वायरमेंट क्लियरेंस के लिए परमिशन लेने की उस वेस्टेज को परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ये करेंगे तो क्या होगा कि जितना माइंस पे वेस्टेज पड़ा हुआ है उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और एमसीएन बनेगी तो ये आपके जो दूसरा जो पॉलिसी बन रही है इसमें पूरे ये पॉलिसी गवर्नमेंट का जो मंशा है वो मंशा के लिए हम लोग सपोर्टर भी बन जाएंगे। मेरा अनुरोध यही है कि इस वक्त में जो रॉयल्टी बढ़ाने की जो गवर्नमेंट सोच रही है, हमारी रिक्वेस्ट यही है कि कृपया अभी इस वक्त में रॉयल्टी नहीं बढ़ाएं और जो पॉलिसीज है उसके अंदर जितना ईजी करेंगे उतना गवर्नमेंट की रेवेन्यू बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो ही हमारे जो सर्वाइवल है, जो हमारे एरिया की सर्वाइवल है वो बढ़ेगी, क्योंकि छोटे छोटे एरिया है और मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट हम लोगों ने दे रखा है। तो हमारी विशेष रिक्वेस्ट आपसे यही है कि आप लोग गवर्नमेंट की तरफ से पूरा सपोर्ट करवा के और हम लोग मदद करें और जो पॉलिसी बनाए उतने क्लियर बनाए, ताकि क्या होगा कि इसके अंदर जितनी पॉलिसी क्लियर रहेगी उतना डेवलपमेंट ज्यादा होगा। तो यही मेरा विशेष आपसे अनुरोध है। बिल्कुल मेरा माथुर साहब से संवाद में सबसे पहला पॉइंट ये था कि गवर्नमेंट के साथ संवाद कहाँ तक आगे बढ़ा है, क्योंकि संवाद आगे बढ़ेगा क्योंकि हर बार ये रहता है कि इंडस्ट्री की तरफ हमने देखा कि जब भी कोई मुद्दा रहता है तो गवर्नमेंट आगे बढ़ जाती है सांत्वना देकर कि नहीं आप तो ऐसा करो, जो भी अच्छा होगा आपके लिए करेंगे। लेकिन अच्छा कब होगा ये इंडस्ट्री पिछले इतने सालों से देखते आ रही है कि कब अच्छा होगा। तो ओवरऑल तो मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ माथुर साहब की संवाद किस परिदृश्य में आगे बढ़ रहा है और आप तक क्या लास्ट मैसेज पहुंचा है? माथुर साहब का सपोर्ट बहुत ज्यादा है और उन्होंने गवर्नमेंट को प्रेजेंटेशन जो इंडस्ट्री की पोजीशन है जो प्रेजेंटेशन माथुर साहब कर रहे हैं वो मैं आभारी हूँ उनका, पूरी इंडस्ट्री उनकी आभारी है कि उन्होंने प्रेजेंटेशन अच्छे किए हैं और इसकी वजह से गवर्नमेंट सोच रही है। राजनगर एसोसिएशन अभी सब जगह से मिली और हमारे अध्यक्ष महोदय ने, विधानसभा अध्यक्ष ने, मंत्री महोदय ने सबने रिक्वेस्ट को हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी किया और उन्होंने कहा हम सितंबर में कंसिडर करके इसको रिड्यूस करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो दूसरी पॉलिसीज है, जो हमारा वेस्टेज है, ओवरबर्डन है और उसको हटाने के लिए जो हमें हेल्प गवर्नमेंट करेगी तो उससे क्या है कि गवर्नमेंट भी की रेवेन्यू बढ़ेगी, दूसरी इंडस्ट्री प्रमोट होगी और इलीगल माइनिंग भी बंद हो जाएगी। तो इसलिए उसके सपोर्ट के लिए भी मैं माथुर साहब से बहुत विनती करता हूँ, हमारे राजनगर एसोसिएशन से विनती करता हूँ कि वो बोल्डली और गवर्नमेंट को विशेष अनुरोध है कि इसके अंदर बोल्ड स्टेप लेके और सबको मदद करे। जी आपको ध्यान होगा हम लोगों ने एम सैंड की पॉलिसी का एक तरह से बिल्कुल फाउंडेशन रखा था तो 3 साल पहले, और अभी ये जो है सबसे प्रो एनवायरमेंट एक्टिविटी है, मतलब ये एनवायरमेंट को सुधारने की एक्टिविटी है। एम सैंड बनाना और जो मलबे पड़े हुए हैं उनका यूटिलाइजेशन करना एक तरह से एनवायरमेंट की प्रो एनवायरमेंट एक्टिविटी। तो इसमें तो कहीं जो थी जो भी जो समझ थी या जो उसका क्रियान्वयन करने की जो बात थी उसमें डेफिनेटली अभी बहुत सुधार की जरूरत है। और मैं सोचता हूँ कि नॉट ओनली माइंस डिपार्टमेंट बल्कि एनवायरमेंट डिपार्टमेंट, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सबको एक पर्टिकुलर लाइन के अंदर में सोचना पड़ेगा कि भाई ये आफ्टर ऑल एक एनवायरमेंट सुधर जाएगा, उस जगह साफ हो जाएगी अगर मलबा हट जाएगा। लाखों टन मलबा खानों में पड़ा हुआ है, वो मलबा हटेगा तो जगह सुंदर हो जाएगी। अरे उसमें क्यों रोड़ा लगा? लैंड यूटिलाइजेशन कम हो जाएगा, लैंड यूटिलाइजेशन हो जाएगा, उसमें जो है वो जमीन दोबारा काम में आ सकेगी। कितना उसका बड़ा सोसाइटी के लिए एक बड़ा अच्छा काम होने जा रहा है। तो मैं तो सोचता हूँ कि सबको सिनर्जाइज करके इनफैक्ट उनको प्रमोट करना चाहिए कि नहीं फटाफट इसको काम को करो, और एंटरप्रेन्योर्स इन्वेस्ट करने को तैयार बैठे। आप देखिए मजे की बात, मतलब इसमें कहीं ना कहीं जी मतलब साहब इसमें मैं कहना चाहता हूँ कि जो पोल्यूशन है, पोल्यूशन डिपार्टमेंट है, वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार कहीं दोनों में कहीं ऐसा क्लैश होता है कि जैसे ये आपने बताया लुटाव साहब बोल रहे हैं कि कई सारे विभाग उसको बीच में नहीं आते हैं। तो ये जो एम सैंड की पॉलिसी राज्य सरकार की पॉलिसी है या केंद्र सरकार इस पर एक क्रियान्वयन? केंद्रीय सरकार का भी जो है एनवायरमेंट क्लियरेंस का इश्यू है, वो उनकी तरफ से जो है आके रुका हुआ है। और ये एक्चुअल में क्या होता है, केंद्रीय सरकार की भी बड़ी अजीब अजीब मजबूरियां होती हैं। इन्होंने क्या किया कि आयरन ओर के डंप्स वहां गोवा में और कर्नाटका में लाखों टन के जो लो ग्रेड आयरन ओर था उसके डंप्स पड़े हुए थे। अब उस डंप्स को जब इन्होंने कहा कि अब हम इसको उठा करके और इसको सेल आउट करते हैं, जगह साफ हो जाएगी,
तो उसमें क्योंकि बहुत ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्व थी, तो उन लोगों ने उसमें कह दिया नहीं, ये तो एक सेपरेट माइनिंग प्रोजेक्ट हो गया, इसमें आप फिर से एनवायरमेंट क्लियरेंस लो। तो एक्चुअली प्रॉब्लम जनरेट हुई कहीं और उसका रिजल्ट हम लोग भुगत रहे हैं। अब इस संबंध में सर ग्रीन ट्रिब्यूनल भी बन गया है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण बन गया है अभी। अब केंद्र सरकार के पास भी वो आजकल आप जानते हैं कि ग्रीन ट्रिब्यूनल में मामला चले जाते हैं तो बड़ी दिक्कत आती है, तो पोल्यूशन के मामले। अब यही सब, अब जैसे बजरी के अंदर में प्रॉब्लम आ रही है, सब में प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम जनरेट होती कहीं और है, उसका इम्पैक्ट आ जाता कहीं और है। तो ये जो चीज है ना, जो डिस्कनेक्ट हो जाता है कई दफे पॉलिसी बनाने में, रूल्स बनाने में बन जाता है, वो किसी और जगह के लिए इम्प्लीमेंट हो जाता है, कहीं और अलग ढंग से इम्प्लीमेंट हो जाता है। तो इसी तरह की सर बातचीत के दौरान हमारे पास में एक समस्या बड़ी प्रमुखता से उद्यमी की ये है कि जो वेस्टेज है, वेस्टेज को डालने के लिए, स्लरी को डालने के लिए, तो आज ये छोटे छोटे इलाकों में भी अगर प्रोसेसिंग इकाइयां नहीं लग पा रही, तो उनका कारण ये है कि ग्राम पंचायत में एक दादागिरी होती है, उसको जो वेस्टेज है उसको डालना, वहां के गुंडों से निपटना बड़ा मुश्किल होता है छोटे उद्यमी के लिए। तो कहीं ना कहीं वेस्टेज की पॉलिसी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को भी बढ़ाने के लिए ये रवि शर्मा जी बहुत लंबे समय से इस चीज पे वर्क कर रहे हैं। मैं आपको एक इंफॉर्मेशन इसमें देना चाहूंगा कि सीडोस और एमएनआईटी ने साथ में मिलकर एमसेंड जो की पॉलिसी है, एमसेंड के डेवलपमेंट के लिए काफी रिसर्च की गई है, जो सरकार के पास में उसकी रिपोर्ट्स भिजवा भी दी गई है कि स्टोन वेस्टेज और जो माइनिंग वेस्टेज है उसको यूज करके एमसेंड का यूटिलाइजेशन किया जाए, एमसेंड का डेवलपमेंट किया जाए। क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हैं बजरी के ऊपर लगातार सरकार की बंदिशें बढ़ती जा रही है, बजरी की कॉस्ट इतनी हाई हो गई है, उसी प्रकार से सीडोस और एमएनआईटी मिलकर इसके ऊपर काफी हद तक रिसर्च कर चुकी है और उसके बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट्स भी रहे हैं। तो इसी तरीके के प्रोडक्ट्स जो हैं, हम बाय प्रोडक्ट्स हमारे वेस्टेज से निकाल के जो रेगुलर यूसेज में आते हैं और आम आदमी के काम में आ सके, इसके लिए हमको स्पेसिफिक इंडस्ट्री प्रोडक्ट करने के लिए की भी जरूरत नहीं है। हम इसमें से कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो रेगुलर यूसेज में आ सकते हैं। साहब इसके ऊपर मेरे हिसाब से और डिटेल में बता पाएंगे। काम करने की जरूरत है। अभी द्रव्यवती नदी का प्रोजेक्ट चला, उसमें सारी एमसैंड यूज हुई जी, ऑलमोस्ट मेजर जो सैंड यूज हुई वो एमसैंड यूज हुई उसमें, तो सक्सेसफुल है। मतलब तो इसीलिए हमारी इंडस्ट्री को उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए गवर्नमेंट से इसकी क्लियरेंसेस, पॉलिसी डेवलपमेंट ये सब लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए, ताकि हम एक बाय प्रोडक्ट बना सके जिसकी आज की तारीख में काफी जरूरत है। ये इम्पोर्टेंट दूसरा एस्पेक्ट है। लेकिन कई बार ये कहा जाता है कि किसी जगह पे जहाँ जो मार्बल में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, उसकी स्लरी की वैल्यू ज्यादा होती है, और इंडस्ट्री में उसकी मांग होती है जिसमें कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है। जैसे जी, अगर आप टेक्निकली इसको देखेंगे तो जो डेवलपमेंट के लिए, यदि आपको डेवलपमेंट की जरूरत है, एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है, और तो इंडस्ट्री को प्रमोट कैसे किया जाए, उसके लिए आपसे सबसे अनुरोध है कि वापिस एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप रखें और उसके अंदर जो कॉमन इश्यू, बहुत सारे दूसरे इश्यूज हैं, और वो इश्यूज को ओपनली डिस्कस करके थोड़ा डिस्कशन करेंगे तो सरकार के पास हमारी आवाज भी पहुंचेगी और सरकार भी सोचेगी कि कैसे गवर्नमेंट की रेवेन्यू बढ़े, एम्प्लॉयमेंट बढ़े, और जो आदमी मेहनत करके 24 घंटा टेंशन में काम करके जी रहा है उसको भी कैसे रिलीफ मिले। तो इससे क्या होगा कि ये कम से कम इंडस्ट्री प्रमोट होगी और गवर्नमेंट की रेवेन्यू बढ़ेगी और साथ साथ में हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इंडस्ट्री सबको धन्यवाद देगी, और विशेष करके माथुर साहब को, हमारे राजनगर एसोसिएशन को, जो बहुत ही एक्टिवली उन्होंने पार्टिसिपेट करके और एक्टिवली उन्होंने आगे रख के रॉयल्टी के इशू को आगे भी बढ़ाया और गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करने में सबसे आगे रहे। और ये बाकी दूसरे लोगों को इतना सपोर्ट नहीं था जितना राजनगर एसोसिएशन से, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और तो इसलिए जो मेरे विशेष अंदर है कि नेक्स्ट कॉन्फ्रेंसिंग जो आप करें उसके कॉमन इश्यूज जितने भी हैं उनको लेने के लिए कृपा करें, ये मेरा विशेष अनुरोध है। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद भाई साहब। आपने जिस तरह से बताया है कि हम लोग रेगुलर प्रयास करेंगे किसी न किसी तरह से कि
इसी जूम वेबिनार के थ्रू हम लोग अपनी बात, इंडस्ट्री की बात सरकार तक पहुंचा सके। प्रिंट मीडिया के बाद में हमने डिजिटल पे इसलिए फोकस को बढ़ाया है। और मैं कहना चाहता हूं कि आज की वेबिनार का समय भी हो गया। मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। धैर्यवर्धन जी, पुनीत जी एक सेकंड में थोड़ा सा कुछ रखना चाहूंगा। सैलरी की जो बात धैर्यवर्धन जी ने रखी थी ना, बताइए। थोड़ा सा अपना लगा कि हम लोगों ने सर अभी किस में चल रहे हैं तो भी उस सैलरी के अंदर जो 15-20% मॉइस्चर रहता है वो मॉइस्चर रिमूव के लिए, प्लस उसके अंदर करेजी खंडा जो निकलता है बाय प्रोडक्ट, वो उसको करके उसकी ग्राइंडिंग करके 300 मैच में पहुंचाने का प्रोजेक्ट, अगर उस प्रोजेक्ट को ये MNIT वगैरह हेल्प करती है तो हम इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लगाने को एसोसिएशन लेवल पे भी तैयार है। या हमारा कोई इंडस्ट्री जो वाला है वो लगाने को, उससे क्या है सर कि जो सैलरी भी हमारी 20 रुपए टन में जा रही है मोरबी, उसकी कॉस्ट 300 मैच करते ही सैलरी विद खंडा एंड करेजी वो सीधी 1100-1200 रुपए टन की हो जाएगी। तो उससे गवर्नमेंट को वेस्टेज भी है हो रही है, गवर्नमेंट की रेवेन्यू भी बढ़ जाएगी GST की। प्लस अभी हमारे राजसमंद के अंदर 3 बड़े प्लांट आ रहे हैं, एक तो बिरला का, JK का और वंडर का। ये तीनों पुट्टी के प्लांट लगा रहे हैं। तो जितना भी वेस्टेज माइंस वगैरह का, जितना भी डंप्स थे, उनका सबका अभी सर्वे किया गया था हमारा राजनगर के अंदर कि कितने मिलियन टन्स पड़े हैं। उसका स्टॉकिंग अभी माइनिंग डिपार्टमेंट द्वारा और सब द्वारा किया गया था, डिपार्टमेंट द्वारा। तो ये प्लांट आ रहे हैं। तो रही बात जो ओवरबर्डन वगैरह के, जो भी बोल्डर्स वगैरह ये डोलोमेटिक हैं, वो सारी चीजें कमोटन हमारे खारिया खंगार और गोटन जाती है JK व्हाइट सीमेंट में और JK और इसमें बिरला अल्ट्रा सीमेंट। बाकी तो सर कैल्शियम कम है, डोलोमेटिक है सर, डोलोमेटिक है। मकराना और वाला जो मटेरियल है वो तो है फुल कैल्शियम कार्बोनेट। हमारे मैग्नीशियम की और इसकी इम्प्योरिटीज ज्यादा है सर, तो डोलोमेटिक मार्बल है सर। और बाकी इसी कड़ी के अंदर हम लोगों ने अब क्या सर, सारे स्टेक होल्डर्स को उसकी एक ज्वाइंट मीटिंग भले ही हम चैम्बर में बुलाएंगे, उदयपुर चैम्बर में, जैसे 5-10 एसोसिएशन, और कॉमन मिनिमम जो अपना प्रोग्राम है वो बना के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत सरकार को रिप्रेजेंट करेंगे। इसी के साथ मैं समापन करना चाहता हूँ। मैं ये भी एक बात इम्पोर्टेंट है, हम बिजनेस रेमेडीज के YouTube चैनल पे अभी हम इस वेबिनार को वापस से दिखाएंगे। जो भी पैनलिस्ट या फिर जो भी सुनने वाले हैं, श्रोता हैं, अगर इस वेबिनार को देखना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट वेबिनार है ये आज की, जो कि इंडस्ट्री के लिए काफी सभी सीनियर पर्सन इस वेबिनार में जुड़े हुए हैं। तो सरकार से संवाद तक की बात इस वेबिनार में सामने आई है। इंडस्ट्री किस तरह से आगे बढ़ेगी, क्या नए प्रोजेक्ट पर बात चल रही है, और आगे भी हम लोग इंडस्ट्री से जुड़े हुए मुद्दों पे वेबिनार करते रहेंगे। तो बिजनेस रेमेडीज के YouTube चैनल पे भी हम लोग आपको इसका लिंक शेयर करेंगे सभी को। तो बिल्कुल हम लोग जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं आपके साथ में, और हमेशा जुड़े रहेंगे। राजस्थान में बहुत बड़ा योगदान है मार्बल इंडस्ट्री का, और बिजनेस रेमेडीज ने हर बार कोशिश करी है कि हम लोग इन सभी मुद्दों को सरकार तक ले जाने का प्रयास करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अक्षयदीप जी, माथुर साहब, रवि जी शर्मा साहब, राघव जी, ओलोनावत साहब, थैंक यू सो मच। धन्यवाद साहब, थैंक यू। नमस्कार।